जीवन की असली संपत्ति क्या है? जीवन का असली लक्ष्य क्या है? मूल आनंद कहाँ है? इस संसार में हम जन्म लेते हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या कुछ होता है? हम जो संपत्ति अर्जित करते हैं वह कब तक हमारे काम आती है? संपत्ति अर्जन ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए क्या? पश्चिम और पूरब की सभ्यताएं इस विषय पर कहाँ टकराती हैं? ऐसा क्या है कि पश्चिम धरती को संपत्ति के रूप में देखता है और पूरब धरती को माँ के रूप में देखता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आज शनिवार है और मैं अंग्रेजी की जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है डोमिनियन एंड धर्मा। डोमिनियन एंड धर्मा, रिफॉर्मिंग कैपिटलिज्म थ्रू कॉन्क्वेस्ट, कॉन्शियसनेस एंड सिविलाइजेशनल मेमोरी। विवेक सिंघल इसके रचनाकार हैं। विवेक सिंघल पूंजीवाद को धार्मिक विचारों से प्रेरित एक व्यवस्था मानते हैं। उनका कहना है कि जो पूंजीवाद, जिस बाजारवाद, जिस आधुनिकीकरण का शिकार आज पूरी दुनिया हो रही है, यह कोई बौद्धिक व्यवस्था नहीं है। यह कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो सभ्यताओं के साथ विकसित हुई है, बल्कि इसको जानबूझकर पश्चिम में खासकर ईसाई विचारधारा, ईसाई धर्म, ईसाई मजहब और पोप की व्यवस्था ने संरक्षित, पोषित और समृद्ध किया। उनका कहना है कि 15वीं शताब्दी में इस तरह की कोशिशें शुरू हुई और आज पूरी दुनिया पूंजीवाद का शिकार है। आज पूरी दुनिया बाजार की गिरफ्त में है। आप इसके पीछे इस पुस्तक में विवेक सिंघल बहुत सारे तर्क देते हैं, लेकिन विवेक सिंघल की हम इस बात को, जो एक तरह से आधुनिक दौर में दर्शन का महत्वपूर्ण विचार हो सकता है, जो पूरब के विचारों को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, उनकी बात को हम क्यों माने, उसके लिए हमें यह जानना होगा कि दरअसल विवेक सिंघल आखिर हैं कौन। वे एक रणनीतिकार, एक चिंतक, एक विचारक, एक पथ प्रदर्शक, एक लेखक के रूप में उनकी अपनी व्याप्ति है, जो मानवता को उसके गहनतम स्वरूप में, मनुष्य के मूल स्वरूप में जानने की कोशिश कर रहे हैं और मनुष्य को उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि दरअसल मनुष्य को अपने मूल जीवन के उद्देश्य को जानना जरूरी है और पूरी दुनिया चूंकि एक पूंजीवाद की गिरफ्त में हो गई है, बाजारवाद और आधुनिकतावाद की गिरफ्त में हो गई है और उसके चलते वह अपने उद्देश्यों को नहीं जान रही है और इसलिए पीड़ा, दुख और दूसरी तरह की एक ऐसी प्रतिस्पर्धा जो विनष्ट करेगी उसका शिकार हो रही है। विवेक का जन्म जो है वह हर्ष कुमार और ओम प्रकाश और कीर्ति रानी हर्ष कुमार के रूप में जन्म उनका हुआ। उनका नाम हर्ष कुमार था जब पैदा हुए ओम प्रकाश और कीर्ति रानी के घर में, भारत में। वे जब 8 साल के थे तभी उन्होंने अपना नाम अपने पिताजी से कहा और अपना नाम विवेक कर लिया। वे प्रज्ञा की ओर बढ़ना चाहते थे और जब भारत में उनकी स्कूली पढ़ाई लिखाई हो गई तब उन्होंने आईआईटी दिल्ली से स्नातक करने के बाद वे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ से उन्होंने किया। उसके बाद वो नासा चले गए, स्पेस फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में, मिशिगन में। उसके बाद उन्होंने पीएचडी की उपाधि हासिल की, फिर एमबीए जो है मिशिगन से किया उन्होंने और बाद के दिनों में जो
3 जो फॉर्च्यून 100 में शामिल कंपनियां हैं, वैसी 3 कंपनियों में काम करने के बाद उनको लगा कि मानवता के लिए कुछ करना चाहिए, और फिर उन्होंने एक बार पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद जो उनकी निष्पत्ति थी वो लगातार अपने फाउंडेशन के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। डोमिनियन एंड धर्मा इस पुस्तक में वे लगातार इस बात को बताते हैं कि दरअसल सभ्यताओं का विकास, मनुष्यता का विकास किस रूप में हुआ है। उनका कहना है कि इस बिंदु पर जब हम विचारों की बात करते हैं, चिंतन की बात करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सामान्य तौर पर सभ्यताएं क्रमशः आगे बढ़ती हैं, लेकिन यह जो पूंजीवाद है यह 15वीं शताब्दी की देन है। इसका क्रमिक विकास नहीं हुआ है, बल्कि यह सोची समझी साजिश थी कि पूरी दुनिया की संपत्ति और मेधा पर किस तरह से कब्जा जमाया जाए। इस पुस्तक के हर पन्ने पर वह इस बात को बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल आप अपनी आत्मचेतना को अपने बारे में किस तरह से जानें, किस तरह से अपने को प्रफुल्लित और खुश रखें, किस तरह से उस ज्ञान और उस संपत्ति की तरफ आगे बढ़ें जो न केवल इस दुनिया को संरक्षित करे बल्कि आपको भी विकसित करे। किस तरह से आप आधुनिक दौर में, वह बाकायदा उदाहरणों के साथ अपनी बात कहते हैं कि किस तरह से आधुनिक दौर में आप संपत्ति का उपभोग नहीं कर रहे हैं बल्कि संपत्ति आपका उपभोग कर रही है। आप पैसा कमाने के लिए 24 घंटे के 18 घंटे नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, जो लूट मचाते हैं, जो झूठ फरेब करते हैं या जो श्रम करते हैं, उससे जो संपत्ति अर्जित करते हैं वह संपत्ति अंततः आपकी यहीं रह जाती है और आप खाली हाथ चले जाते हैं। उनका कहना है कि दरअसल जो भारत की आर्थिक व्यवस्था थी वह पश्चिम की व्यवस्था से अलग थी। आपको यह जानना पड़ेगा, पश्चिम में संपत्ति जो है अर्जित की जाती थी और वह उपभोग के लिए होती थी। पूरब में संपत्ति जो है वह साझी भागीदारी थी। भारत में जमीन को कभी भी मातृ स्वरूप में इसीलिए देखा गया। भारत में जमीन को हम अपनी मातृभूमि धरती को क्यों कहते हैं? हमारे विचारों में प्रकृति में वृक्ष देव क्यों है? प्रकृति का हर सिंबल किस तरह से समान रूप से पूरी जाति का हिस्सा है, इसके बारे में विचार करता है। भारतीय विचारधारा यह कहती है कि धरती के हर हिस्से पर, हर कण पर समस्त प्राणियों की हिस्सेदारी है। यह सनातन धर्म कहता है। वह भूमि को माता मानता है। हमारे यहाँ जो राजा थे वह ट्रस्टी थे जमीन के, वह केवल संरक्षक थे। वह राज्य धर्म का निर्वाह करते थे, ऐसे राज्य धर्म का जहां हर प्राणी के साथ न्यायोचित व्यवहार होता था। यहाँ तक कि अफ्रीका की भी व्यवस्था में एक समृद्ध विरासत थी और कबीलों के में संपत्ति जो है धरती का स्थानांतरण होता था। वहाँ भी जमीन जो है वह कमोडिटी के रूप में कभी भी नहीं देखी गई। चाइना में भी परंपराओं के माध्यम से, सभ्यताओं के माध्यम से जमीन जो है वह राजा के नियंत्रण में होते हुए भी वह उसकी संरक्षक की ही भूमिका में होता था, उस पर उसका अधिकार होता था, लेकिन वह कभी भी उस पर आधिकारिक रूप से उस संपत्ति का मालिक अपने को घोषित नहीं करता था। यहाँ तक कि जो मूल अमेरिका के निवासी थे वे भी आत्मा, संबंध और ब्रह्मांड की ताकतों को समझते थे, लेकिन यह जमीन जो है दरअसल इन सभी सभ्यताओं में यह माना गया कि जमीन सभी से संबंध रखती है। जो इस प्राणी इस धरती पर जन्म लिया उन सबका इस पर हिस्सा है, इसका हक है, केवल मनुष्यों का हक नहीं है। लेकिन इसके ठीक उलट जो अब्राहमिक धर्म थे जिसमें जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम है, उसमें भी जो मध्ययुगीन क्रिश्चियनिटी है उसने संपत्ति को, जमीन को पर कब्जे की बात कहनी शुरू की
और यहाँ से पराभव शुरू हुआ। किस तरह से संपत्ति जो है वह पहले धर्म के पास गई, चर्च के पास गई, चर्च के बाद किस तरह से राजाओं के पास गई, राजाओं के बाद किस तरह से व्यापारी समुदाय में गई, किस तरह से आधुनिकता का विकास हुआ। तो उद्योग कारखानों ने मनुष्य को बौद्धिक रूप से गुलाम बनाना शुरू किया। हम कहते हैं कि हम आपका विकास कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हम आपको समृद्ध जीवन दे रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हम आपको मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, धार्मिक आधार पर गुलाम बना रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। यहीं पर वो कहते हैं कि दरअसल गांधी का जीवन महत्वपूर्ण हो जाता है, गांधी के विचार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और गांधी जो है किस तरह से लियो टॉलस्टॉय को डियर फ्रेंड लिखकर कहते हैं, और वो कहते हैं कि दरअसल मनुष्यता को बचाने का इकलौता तरीका केवल और केवल प्रेम है। प्रेम से ही मनुष्य जो है वह अलग हो सकता है। इस पुस्तक में वो यहाँ पर ये कहते हैं कि दरअसल वीर सावरकर और महात्मा गांधी के विचारों में यही अंतर है कि एक व्यक्ति जो है वह कल्चरल यानी सांस्कृतिक प्रभुत्व की बात करता है, और दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति अहिंसा की बात करता है, और वो कहता है कि नहीं, इस अहिंसा में धरती का हर व्यक्ति शामिल है। किस तरह से डॉलर का प्रभाव हुआ, किस तरह से व्यापारों ने पूरी दुनिया को गुलाम बनाया। अपने तर्क से वो बाकायदा वे इस बात का उल्लेख करते हैं कि अब ज़मीनों पर कब्जे की बात नहीं रह गई, अब बंदूकों से लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जा रही हैं, बल्कि किस तरह से गूगल ने आपके विचारों को, आप क्या देखेंगे इसको तक ग्रहण कर लिया है। किस तरह से लिंक्डइन जो है वह आपकी नौकरी के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। किस तरह से मेटा आपको क्या चाहिए उसके बारे में गलत जानकारी, सही जानकारी जो भी उसमें फीड है दे रहा है। और किस तरह से अमेज़न आपकी चॉइसों को भी संचालित करने लगा है, आपको ज़रूरत नहीं है तब भी वो उस तरह के विज्ञापन दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि कहने के लिए हम विकसित हो रहे हैं, लेकिन दरअसल यह एक सोची समझी चाल है जिसकी डॉक्ट्रिन जो है, जिसका एक तरह से उद्देश्य जो है वह 15वीं शताब्दी में ही तय हो गया था। और अंततः जो ईसाई धार्मिक व्यवस्था रही है जिसने संपत्ति के एक हिस्से के रूप में मनुष्य आज आप पैसा कमाने के लिए जीते हैं, लेकिन उस पैसे का कोई उपभोग नहीं करते। अब तो प्लास्टिक मनी में नंबर्स ट्रांसफ़र होते हैं, आपके हाथ में कुछ भी संसाधन नहीं आता। दरअसल विवेक सिंघल दार्शनिक तौर पे, विचारक के तौर पर, विमर्श के तौर पर एक नई दृष्टि रखते हैं, और उनका कहना है कि दरअसल यह दुनिया जो है इस तरह से टूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि इसका निर्माण जो है इसके लिए नहीं हुआ था। ये सभ्यता जो है बहुत लंबे समय में बनी है, और हमें इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, और यथासंभव मनुष्य को अपनी प्राकृतिक विचारों के रूप में, समभाव के रूप में, समान साझा जीवन के बारे में सोचना चाहिए, समूचे प्राणियों के बारे में सोचना चाहिए। और इस संसार का संरक्षण तभी हो सकता है जब हम प्रकृति की तरफ आगे बढ़ें, जब हम प्रज्ञा की तरफ आगे बढ़ें, जब विवेक की तरफ आगे बढ़ें। विवेक सिंघल को बहुत बहुत बधाई। इस पुस्तक का प्रकाशन दरअसल मुझे लगता है कि उन्होंने खुद किया है, क्योंकि इस पर कहीं भी मूल्य नहीं है, लेकिन अमूल्य होते हुए भी अगर आप नेट पर देखेंगे डोमिनियन एंड धर्मा, विवेक सिंघल की यह पुस्तक, तो आपको उनके काम के बारे में जानकारी मिलेगी, उन बातों के बारे में जानकारी मिलेगी जहां वो एक ऐसे पथ की बात करते हैं जो न केवल मनुष्यता को बल्कि समस्त संसार को, समस्त जीव जगत को और इस धरती को भी संरक्षित कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हर शनिवार को अंग्रेजी पुस्तकों पर रखा जाने वाला मेरा यह विचार, मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप अंग्रेजी की पुस्तकों के बारे में जानना चाहते हैं तो हर शनिवार को, अन्यथा मैं हर दिन बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में अपने विचारों के साथ उपस्थित होता हूँ। ठीक इसी समय, इसी जगह। साहित्य तक देखना ना भूलें, बुक कैफ़े देखना ना भूलें, पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। धन्यवाद।